वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। उसके पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी रिप्रेजेंट्स द टोटल एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड। एंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करती है? किसी फ्लूइड का टोटल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, कोई भी फ्लूइड है या कोई भी सब्सटेंस है, उसमें एनर्जी किस किस फॉर्म्स में हो सकती है। पहली तो फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, पहली उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। उसके बाद कुछ उसमें फ्लो एनर्जी होगी, यदि कुछ फ्लो कर रहा है तो कुछ फ्लो वर्क किससे डिनोट करते हैं? पीवी से। फिर उसके बाद कुछ होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। फिर यदि कुछ डेटम हाइट पे है तो उसमें कुछ होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यदि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट कर दें, अभी इग्नोर कर दें, तो ये दोनों एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स से कॉन्सेप्ट है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी या टोटल हीट कंटेंट ऑफ द फ्लूइड या सब्सटेंस। मीन्स इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। टोटल अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो ये टोटल एनर्जी हो गई किसी भी फ्लूइड की इन द एब्सेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी अपन लोग मान लेते हैं कि वो जीरो डेटम हाइट बेस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो निग्लेक्ट हो गई। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या, अगर फ्लूइड हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ होगी। तो फॉर हाई फ्लोट, अगर हाई फ्लो में फ्लूइड है तो उसकी कुछ एनर्जी होगी। पहले तो ये एंथैल्पी, जो टोटल हीट कंटेंट हो गया उसकी इंटरनल एनर्जी फ्लो वर्क के कारण, प्लस उसमें कुछ होगा उसकी वेलोसिटी के कारण कुछ एनर्जी होगी। तो वेलोसिटी का एनर्जी अपन लोग अगर पर यूनिट मास में निकालें तो वी स्क्वायर अपॉन 2 आता है। हाफ एम वी स्क्वायर में मास से डिवाइड करते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गई उसकी क्या, टोटल एनर्जी एट प्रेजेंट, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कहा है अपनी जीरो है। क्यों? क्योंकि डेटम हाइट अपन ने सेम माना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एंथैल्पी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एंथैल्पी, ये हो गई एंथैल्पी, इसे बोलते हैं स्टैटिक एंथैल्पी। एंथैल्पी बोलना थोड़ा सा गलत होगा, इसको बोलेंगे स्टैटिक एंथैल्पी। कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज स्टैग्नेशन एंथैल्पी। स्टैग्नेशन एंथैल्पी या टोटल एंथैल्पी, और क्या बोल सकते हैं इसको? टोटल एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? मीन्स अब कोई फ्लूइड है, अपन ने यहाँ पे क्यों दिखाया? अपन ने अपने को कैलकुलेट करना है कि इम्पेलर कितना वर्क कर रहा है प्रेशर राइज करने में। इम्पेलर वर्क कितना कर रहा है, तो कंप्रेसर का वर्क अपन लोग जानते हैं कितना होता है, H1 माइनस H2। ये अपन पढ़ते आए हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। H2 को अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर एयर को आइडियल गैस है उसको ट्रीट करें तो Cp T1 माइनस T2। जितना टेम्परेचर राइज हुआ उतना ही वर्क अपने को देना पड़ेगा। लेकिन ये तब के लिए है, ये यहाँ पे स्टैटिक एंथैल्पी, H से रिप्रेजेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो स्टैटिक एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे कंप्रेसर में क्या हो रहा है, जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो हाई वेलोसिटी है। ध्यान दीजिए, जब इम्पेलर में गया, इम्पेलर में क्या गया, अपना फ्लूइड गया, तो इम्पेलर फ्लूइड को रोटेट किया, ड्राइव किया, जिसके कारण से क्या हुआ, इम्पेलर का प्रेशर भी बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा और वेलोसिटी भी बढ़ी। तीनों चीज बढ़ा। इम्पेलर के एग्जिट, ये इम्पेलर है, ये 1 ये 2, यहां से निकलने के बाद इसका प्रेशर भी बढ़ा, अपन ने डिस्कस किया। वेलोसिटी तो बढ़ी ही, क्योंकि इम्पेलर इंपल्स एक्शन के कारण वेलोसिटी बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ा तो साथ ही साथ क्या बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। अब ये अपने आप तो बढ़ नहीं गया, इसको अपन ने कुछ बाहर से वर्क दिया, तब तो जाके इसने ऐसा बढ़ाया। अब अपने को कैलकुलेट करना है कितना वर्क दिया, तो कैसे कैलकुलेट करें? वर्क कैलकुलेट करने के लिए अपने पास ये है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहती है तब आप लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वर्क कैसे निकालेंगे अपन लोग? द वर्क विल बी इक्वल टू द टोटल राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टोटल टेम्परेचर। टोटल टेम्परेचर राइज मतलब
ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर तो किस में आ गया, इंथैल्पी में आ गया। लेकिन ये वाला फैक्टर जो है वो इंथैल्पी में नहीं आया, वो वाला किस में आया, टोटल इंथैल्पी में आया। ये वेलोसिटी वाला, जितनी वेलोसिटी इंक्रीज करी वो वाला फैक्टर किस में आया, टोटल इंथैल्पी वाले में आया। तो टोटल टेम्परेचर कितना राइज हुआ अपना, टी नॉट। टी नॉट से डिनोट करते हैं स्टैग्नेशन वाले पॉइंट्स को। सो इंथैल्पी कितनी राइज हुई आपको समझ में आया, स्टैग्नेशन इंथैल्पी समझ में आया। क्यों जरूरत पड़ी अपने को स्टैग्नेशन इंथैल्पी कैलकुलेट करने की, क्योंकि अपने को वर्क डन कितना करना पड़ रहा है वो अपने को निकालने की जरूरत पड़ी। तो स्टैग्नेशन इंथैल्पी को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एच नॉट से, इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू। ये यहाँ पे क्या है, स्टैटिक इंथैल्पी, ये क्या है अपनी काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है अपनी स्टैग्नेशन इंथैल्पी। और स्टैग्नेशन इंथैल्पी के जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट, सीपी टी नॉट। और टोटल स्टैग्नेशन टेम्परेचर कितना बढ़ा वो अगर अपन लोग डिवाइड कर माइनस कर देंगे इनलेट और आउटलेट में, तो अपने को टोटल वर्क कितना दिया इम्पेलर में वो चीज मिल जाएगी। तो अर्लियर वर्क वाला वेलोसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे क्यों नहीं था, क्योंकि वेलोसिटी अपन लोग एज्यूम कर लेते थे कि चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लिजिबल। याद करिए सब स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पे चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी क्या नेग्लिजिबल है, नहीं है। इम्पेलर एनर्जी दे रहा है, उसकी इंथैल्पी तो बढ़ी रही है, प्रेशर और टेम्परेचर तो बढ़ी रहा है, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी में जो वर्क खर्च हुआ वो भी तो इम्पेलर को देना पड़ेगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा। सो स्टैग्नेशन इंथैल्पी को अपन लोग टोटल इंथैल्पी के नाम से जानते हैं, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टैटिक इंथैल्पी। स्टैटिक इंथैल्पी मींस एसोसिएटेड विद टेम्परेचर एंड स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक एंथैल्पी किससे है एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद टेम्परेचर एंड स्टैटिक प्रेशर, एंड प्लस द एंथैल्पी एसोसिएटेड विद द डायनामिक प्रेशर एंड वेलोसिटी। डायनामिक प्रेशर एंड वेलोसिटी से जो एंथैल्पी एसोसिएटेड है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्टैग्नेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। ये कोई नोजल है मान लीजिए 1 2, यहाँ पे अपना पॉइंट्स कितने हैं, h1 पे गया, h2 पे गया, और यहाँ पे v1 है इसकी कुछ वेलोसिटी, या पे v2 है वेलोसिटी। तो इसकी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएं, h1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आइसोलेटेड रहता है तो हीट वर्क पोटेंशियल एनर्जी को निगलेक्ट कर देते हैं, कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h2 प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। ये स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लग गई नोजल में। अब नोजल की जो एग्जिट वेलोसिटी है इसको हमने क्या किया, आइसेंट्रोपिकली डिसिलरेट करके जीरो कर दिया। मतलब इसकी जो एग्जिट वेलोसिटी थी उसको आइसेंट्रोपिकली रिड्यूस करके जीरो कर दिया। अब रिड्यूस कर दिया तो टोटल एनर्जी तो इतनी थी, रिड्यूस कर दिया तो एनर्जी उसकी कहाँ चली गई, जीरो तो नहीं हो गई ना, वो एनर्जी कहाँ चली गई, इंथैल्पी में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, एच नॉट टू। मतलब जो उसकी वेलोसिटी को अपन ने आइसेंट्रोपिकली जीरो किया तो वो वेलोसिटी वाला हीट जो एनर्जी का कंटेंट था वो कहाँ गया, इंथैल्पी में ही उसको ऐड कर दिया, तो वो अपनी इंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वो हो जाएगा स्टैग्नेशन इंथैल्पी। So, in the absence of any heat and work interaction, enthalpy, stagnation enthalpy remains a constant during a steady flow. फिर उसके बाद अपने को देखना है कि स्टैग्नेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है। अगर अपन ने इसको क्या किया, स्टैग्नेशन में कन्वर्ट किया, सिंपल स्टैटिक इंथैल्पी को स्टैग्नेशन इंथैल्पी में कन्वर्ट किया, तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर और प्रेशर और इंथैल्पी तीनों चीज बढ़ रही है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन फ्लूइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्टैग्नेशन प्रेशर, मान लो स्टैग्नेशन प्रोसेस कर रहे हैं, स्टैग्नेशन प्रोसेस मतलब जो वेलोसिटी है उसको आइसेंट्रोपिकली रिड्यूस करके जीरो कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड क्या हुई, चली तो नहीं गई ना हवा में कहीं, काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड की थी उसको अपन ने जीरो कर दिया, तो वो कहाँ चली गई, कहीं नहीं गई। इट इज कन्वर्टेड इनटू इंथैल्पी, जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको भी अपन ने क्या कर लिया, इंथैल्पी में कन्वर्ट कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, जो उसकी इंथैल्पी का टेम्परेचर था फाइनल प्रोसेस का, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो टी नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है आपका स्टैग्नेशन टेम्परेचर, और इसी तरीके से उस पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा उस पॉइंट प्रेशर को क्या बोलेंगे अपन लोग, स्टैग्नेशन
प्रेशर। इस डायग्राम में आप देखिए और क्लियर होगा। ये आपका टीएस डायग्राम है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। यहां पे कुछ एंथैल्पी है H1 और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है साथ ही साथ V1 और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ है H2 और V2। अब इस V1 वाली काइनेटिक एनर्जी को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंथैल्पी में यदि कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ये बढ़ गई, ये वाली क्या हो गई अपनी स्टैग्नेशन एंथैल्पी हो गई। तो ये वाला जो इतना राइज हो रहा है, ये प्रेशर P3 हो गया, ये P2 और ये P1। तो P3 के बड़ा होगा किससे, P2 और P1 से, दोनों से बड़ा होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है अपना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, V1 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इतना ही कन्वर्ट हुआ ना किसमें, एंथैल्पी में, इतना कन्वर्ट हुआ एंथैल्पी में। तो एंथैल्पी इस पॉइंट से कहाँ पे बढ़ गई, इस पॉइंट पे पहुंच गई। और अगर इस पॉइंट की भी एंथैल्पी अपने को यहीं पे लेनी है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। उसी तरीके से जो स्टैग्नेशन पॉइंट रहेंगे वहां पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T0, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, अब ये टेम्परेचर T3 की जगह TP0 हो जाएगा, जो कि स्टैग्नेशन प्रेशर कहलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता है, यदि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1 टू द पावर गामा अपॉन गामा -1, ये आपको पता है। तो यदि आइसेंट्रोपिकली स्टैग्नेशन स्टेट में भी पहुंचा रहे हैं अपन लोग, तो क्या हो जाएगा, P0 अपॉन P1 इज इक्वल टू T0 अपॉन T1 भी हो जाएगा कि पावर गामा अपॉन गामा -1, सेम चीज रिप्रेजेंट होगी। और सेम चीज अपन लोग डेंसिटी के लिए भी कर सकते हैं, रो नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू T0 अपॉन T की पावर गामा अपॉन गामा -1। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि इन स्टैग्नेशन एंथैल्पी अपने को क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अपने को टोटल कितना वर्क इनपुट देना पड़ा इंपेलर में, वो डिसाइड करना है, वो निकालना है। और उसमें इंपेलर में क्या हो रहा है, वेलोसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रही है। तो इस वेलोसिटी को भी वर्क में इंक्लूड करने के लिए अपन ने क्या किया, उस वेलोसिटी को एंथैल्पी में कन्वर्ट कर लिया, उसकी वेलोसिटी 0 करके। और उस वेलोसिटी को जब एंथैल्पी में कन्वर्ट करा तो जो स्टैटिक एंथैल्पी थी तो वो तो बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी, सीधी सी बात, एनर्जी और आ रही। तो जो बढ़ी हुई एंथैल्पी मिली उसको अपन ने नाम दे दिया स्टैग्नेशन एंथैल्पी। तो जो वर्क डन अपने को मिलता था H1 माइनस H2, वो जाके क्या हो जाएगा, H01 माइनस H02, क्योंकि H01 में हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी इनकाउंटर कर लिया और H02 में हमने उसकी फाइनल वेलोसिटी को भी अकाउंट में ले लिया। और इन दोनों को अपन जब माइनस कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क दैट इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द इंपेलर। क्लियर। और इसको यदि ग्राफिकली समझे तो ये P1 ये P2 प्रेशर में है, यहां से अपनी 1 से 2 में गए अपन लोग। यहाँ पे एंथैल्पी होगी कुछ, HS डायग्राम में समझते हैं, चलिए HS में यहाँ पे एंथैल्पी होगी कुछ H1, यहाँ पे एंथैल्पी होगी कुछ H2, यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ V1, यहाँ पे वेलोसिटी है कुछ V2 इस पॉइंट पे। अब मैंने क्या किया, ये जो V2 वेलोसिटी थी इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया तो इस पॉइंट की क्या होगी, एंथैल्पी बढ़ जाएगी ना। तो इस पॉइंट की एंथैल्पी बढ़ के मान लो यहाँ तक पहुंच गई, एंथैल्पी बढ़ी। तो जब उसको काइनेटिक एनर्जी को एंथैल्पी में कन्वर्ट किया तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा। तो ये प्रेशर यहाँ पे ये बढ़ गई है, कौन सा प्रेशर हो गया, P0, क्योंकि स्टैग्नेशन प्रेशर है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी मिली अपने को, स्टैग्नेशन एंथैल्पी मिल गई। और ये वाला जो पोर्शन रहा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, V2 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि इतनी ही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, स्टैग्नेशन में। और अगर मान लो इसको भी अपने को मानना है, इस वाली V1 को भी इस वाले स्टैग्नेशन पॉइंट पे लाना है, तो ये वाला पोर्शन कितना रहेगा अपना, ये वाला V1 स्क्वायर अपॉन 2। सो स्टैग्नेशन एंथैल्पी इज द समेशन ऑफ स्टैटिक एंथैल्पी एंड काइनेटिक एनर्जी। सिंपल फॉर्म में आप इतना समझिए। और इसकी एक बुकिश डेफिनेशन है। बुकिश डेफिनेशन क्या है,
बुक इज डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ फ्लूइड व्हेन फ्लूइड इज आइसेंट्रोपिकली डिसेलरेटेड टू जीरो वेलोसिटी दैट स्टेट इज नोन एज स्टेग्नेशन स्टेट। मतलब उसकी वेलोसिटी को, जो भी वेलोसिटी कंटेंट है उसमें, उसको आइसेंट्रोपिकली हम लोग जीरो कर दें तो जो स्टेट अचीव होगी वो स्टेट को अपन क्या बोलेंगे, स्टैग्नेशन स्टेट। एक और तरीके से समझे, ये अपना ग्राफ हो गया एच एस। एक बार और समझा रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर है P, यहाँ पे इंथैल्पी है कितनी H, और यहाँ पे वेलोसिटी है कितनी V। ठीक है, अब इस कंडीशन को, इस स्टेट को अपने को स्टेग्नेशन स्टेट में करना है तो क्या करना है, इस वेलोसिटी को अपने को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इंथैल्पी में। वेलोसिटी को इंथैल्पी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी तो बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। इंथैल्पी अपनी आइसेंट्रोपिकली करना है, अब सीधी सी बात ध्यान दीजिए, आइसेंट्रोपिकली करना है ना, तो आइसेंट्रोपिकली मतलब परपेंडिकुलर तो दिस लाइन, आइसेंट्रोपिकली इंक्रीज करें तो इंथैल्पी अपनी क्या हो गई यहाँ पे एच नॉट, और यहाँ पे ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला पोर्शन जो बचा, कितना अपन ने इंक्रीज किया, तो क्या होगा v स्क्वायर अपॉन 2, वैसे भी होता है एच नॉट इज इक्वल टू एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। सो आई होप स्टेग्नेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ये आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। सो थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।